जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। सो आज हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है वो है हमारी रिवीजन सीरीज। यहाँ पर हम 1 बाय 1 टॉपिक्स लेंगे और उसके बेसिस पे हम एमसीक्यूज करेंगे। लेटर ऑन मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट्स भी दिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्ट और कल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसको सेकुलर नेशन बोला जाता है। वो नेशन जहां पर एवरी रिलीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय गिविंग देयर ओपिनियन, बाय प्रैक्टिसिंग देयर ओन वैल्यूज। ओके, इस बेसिस पे हमें ये देखना है हमारी कौन सी फेमस हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे कौन से फोक डांसेस हैं, हमारे कौन से क्लासिकल डांसेस हैं और हमारे कौन से एमिनेंट सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं और वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीवाईक्यूज हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, कथकली इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम विच स्टेट। कथकली कौन से स्टेट का एक ट्रेडिशनल डांस है। सबसे पहले द टर्म कथकली इटसेल्फ सेज कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं जहां पर कथक एक डांस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये कथक हो गया हमारा केरला से, एंड द कथकली इज फ्रॉम केरला। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक वो डांस है जो हम कहां से ओरिजिनेट करते हैं, हम करते हैं तमिलनाडु से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट कॉल्ड उड़ीसा। उड़ीसा के साथ कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो आप बहुत इजीली इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है हमारे पास कथक, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है उड़ीसी एंड चौथा है मणिपुरी। हमारा जो उड़ीसा से जो डांस है जो रिलेवेंट है, दिस इज उड़ीसी। और क्लियर। तो अभी हमने 3 एमसीक्यू से अपने 3 डांस के फॉर्म्स, क्लासिकल डांस के फॉर्म देखे हैं। सबसे पहला है कथकली जो हमने लिया है केरला से। नंबर 2 है भरतनाट्यम जो हमने लिया है तमिलनाडु से। नंबर 3 है उड़ीसी जिसको हमने लिया है उड़ीसा से। क्लियर। फोर्थ है हमारे पास कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है। अगर बात की जाए तो यह है आंध्र प्रदेश का। और अभी जो आरएमएस का हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मणिपुरी डांस कम्स फ्रॉम विच स्टेट। अब देखिए नाम से ही बता रहा है कि कौन से स्टेट से आया है, विच इज मणिपुरी। तो ये आया हमारे पास मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिकल डांस फॉर्म विच इज मोहिनी अट्टम। ये कहां से आया है, ये आया है हमारे पास केरला से। अब केरला से हमारे पास 2 डांस फॉर्म है, एक है मोहिनी अट्टम और यह है कुचिपुड़ी। क्लियर। नेक्स्ट है कथक। कथक वो डांस फॉर्म है जो हमने कहां से लिया है, हमने लिया है इसे उत्तर प्रदेश से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सतरिया जिसको हमने लिया है आसाम से। ठीक है, तो अब इसको रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मणिपुरी डांस लिया है हमने मणिपुर से, मोहिनी अट्टम लिया है हमने केरला से, कथक हमने लिया है उत्तर प्रदेश से और सतरिया हमने लिया है आसाम से। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाने का ट्राई किया है। सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट है इट इज बेस्ड अपॉन क्लासिकल डांस और हमारे कितने डांस है, हमारे पास 8 डांस। ठीक है, अब 1 बाय 1 डांस फॉर्म को देखते हैं और बोलने का ट्राई करना या वीडियो को थोड़ा सा साइड करके ये सोचिए कि कौन सी जगह से कौन सा बिलोंग करता है। अगर बात करें कुचिपुड़ी तो ये आया हमारे पास, कहाँ से आया सोचिए, ये आया हमारे पास आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कथकली। अब ये कहाँ से आया है, स्टार्टिंग में कथकली से शुरू हो रहा है और कथकली में के आता है तो हम इसको बोलते हैं कि आया है केरला से। और केरला से हमारा एक और डांस फॉर्म आता है जो इसी में से लिखा हुआ है, कौन सा आता है वो आता है हमारा मोहिनी अट्टम। तो केरला से हमारे पास 2 डांस के फॉर्म निकलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास उड़ीसी।
सिंपली इसका नाम बता रहा है उड़ीसी, तो ये कहाँ से आया है? उड़ीसा से। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास भरतनाट्यम। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि भरतनाट्यम में टी आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास तमिलनाडु से। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए कि हम भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास मणिपुरी। ये कहाँ से आया है हमारे पास? मणिपुर से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कथक, और ये कहाँ से आया है? उत्तर प्रदेश से। क्लियर? एंड द फाइनल इज सतरिया। ये कहाँ से आया हमारे पास? ये आया है आसाम से। अब देखिए, ये जो क्लासिकल फ्लो डांस का चार्ट आपको दिख रहा है, इसने अप्रोक्सीमेटली इंडिया के हर मेजर स्टेट्स को कवर कर रखा है। अगर हम इंडिया का नक्शा देखें, यहाँ रहा उत्तर प्रदेश, यहाँ रहा आसाम, यहाँ रहे हमारे साउथ ईस्ट के स्टेट्स। ठीक है। दैट मीन्स ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये पूरी इंडिया को कवर कर रहा है। क्लियर? अब देखिए, हमने डांस फॉर्म देख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ PYQs है जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप 2 मिनट अपने माइंड को रिवायरिंग करिए और इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का ट्राई करिए। पहला है, द फेमस तानसेन, a legendary musician, was a part of which court? Which मुगल एम्परर? तानसेन के बारे में हमने बहुत सुना है कि वो म्यूजिक के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी थी। अब बताइए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, इन चारों में से किसके दरबार में तानसेन प्रेजेंट थे? आपने तानसेन के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड बीरबल का नाम भी सुना होगा, तो ये दोनों थे प्रेजेंट अकबर के दरबार से। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, which Indian classical dance form originate from Tamil Nadu and it is known for its intricate hand gesture that is called mudras? वो कौन सा डांस फॉर्म है जो तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है, और उसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? हैंड जेस्चर, जिसको मुद्रा बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब बताइए, तमिलनाडु से कौन सा डांस फॉर्म हमारा ओरिजिनेट हुआ है? हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये हमारा भरतनाट्यम, जिसमें हमारा टी आया है, जस्ट टू रिकॉल। नेक्स्ट हमारे पास, यक्षगना इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच साउथ इंडियन स्टेट? यक्षगना एक प्राइमरी एसोसिएटेड हमारा थिएटर है, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है हमारे पास केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सोचिए। ठीक है, तो ये है हमारा कर्नाटका से एसोसिएटेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 1000 पिलर टेम्पल, अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो 1000 पिलर टेम्पल है, जिसको हिस्टोरिक पिलर भी बोला जाता है, ये कौन से स्टेट से हमारा रिलेटेड है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना? दिस इज फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना से हमारे पास 1000 पिलर का जो टेम्पल है वो एसोसिएट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स है, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो किस किसने बनाए थे? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हु बिल्ड द ताजमहल इन आगरा? सबसे पहले बात, इसी क्वेश्चन में 2 आंसर आपके छुप गए हैं। सबसे पहला, ताजमहल कहाँ बना था? बना था आगरा में। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के पास 6 फ्लोर्स है, दैट मीन्स 6 उसके पास पिलर्स हैं। स्टार्टिंग का काम उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, बट कंप्लीट किसने किया हमें वो बताना है। हमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला कि कुतुब मीनार बनाया किसने? जब बनाया बोला जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि फाउंडेशन इन्होंने रखी थी। और अगर बात करें किसने कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट थे हमारे इल्तुतमिश ने। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, विच रूलर कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट? रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किस रूलर ने किया था? ऑप्शन है हमारे पास अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब।
हमारा आंसर है शाहजहां ने। तो यहाँ से इसी स्लाइड से आपने दो चीजें क्या देखी, सबसे पहला शाहजहां ने हमारा रेड फोर्ट भी बनाया और हमारा ताजमहल भी बनाया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्टार्टिंग बेस रखा था हमारे सामने, ठीक है, और कंप्लीट उसको किया था हमारे इल्तुतमिश ने। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास द कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा वाज बिल्ड बाय विच किंग। कौन से किंग ने कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है वो बनाया है? इसी सेम क्वेश्चन में हमारे दो आंसर छुप गए। सबसे पहला, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में, और उसे बनाया किसने है? दिस इज किंग नरसिम्हा देव वन, इन्होंने हमारा कोणार्क सन टेम्पल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द हवा महल इन जयपुर? फिर वही बात, इसी सेम क्वेश्चन में हमारे दो आंसर छुप गए हैं। पहला, हवा महल किसने बनाया है? हवा महल कहाँ बना है? जयपुर में बना है। और अब ये बनाया किसने है? ये बनाया हमारा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आए समझ में? तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, हमारे एक ही क्वेश्चन में दो दो आंसर छुप रहे हैं। पहली बात, जैसे हवा महल किसने बनाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, और एक कहाँ पर है? यह है हमारा जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है सांची स्तूपा, वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर was originally commissioned by which emperor? इसमें हमारे तीन क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे पहला, सांची स्तूपा क्या है? इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। अब ये लोकेटेड कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पहला तो ये कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। दूसरा, लोकेशन क्या है वो आप बताएंगे। तीसरा, इसे बनाया किसने है? इसको बनाया है था अशोका ने, ठीक है। अशोका का अगर नाम हम देखें तो इन्होंने ही रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर के बारे में बताया था, ठीक है। कलिंगा वॉर वो वॉर था जिस वॉर के बाद उन्होंने वायलेंस को छोड़कर अपने आप को बुद्धिज्म की तरफ प्रमोट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस चार मीनार इन हैदराबाद? चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब उसको बनाया किसने था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह, औरंगजेब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक? ये बना था हमारा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सेम दो क्वेश्चन इसमें से निकल रहे हैं। पहला, चार मीनार कहाँ पर है? यह है हमारा हैदराबाद में। दूसरा, इसको बनाया किसने था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल? कोलकाता में। अब जो भी चीज हमारी ऐसे इंग्लिश फॉर्म में आ रही है साउंड, जैसे कि विक्टोरिया, ठीक है, मेमोरियल, जब सबसे पहले अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल की तरफ अपना डेरा बनाया था। क्यों? क्योंकि वहां पे पोर्ट्स की जो अवेलेबिलिटी थी और फैसिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। तो उन्होंने स्टार्टिंग अपना जो लैंड का इंक्रोचमेंट था वो वेस्ट बंगाल साइड से ही किया था, ठीक है। तो सबसे सिंपल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? हमारा है कोलकाता में। अब ये बनाया किसके पीरियड में था? मतलब उस टाइम पर कौन सा रूलर था जिन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया था? तो रूलर कोई नहीं था, वो थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो आगरा फोर्ट बनाया था अकबर ने, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहाँ है वो बताओ। सिंपली आगरा फोर्ट की बात की तो ये आगरा में ही लोकेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, द गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर इन अमृतसर वॉज फाउंडेड बाय। गोल्डन टेम्पल या जिसको स्वर्ण मंदिर बोलते हैं उसको किसने फाउंड किया था? ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा अमृतसर में, और इसको फाउंड किसने किया था? ये थे हमारे गुरु रामदास जी ने, ठीक है। इसमें से एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि हमारे कितने सिख गुरु थे, या जिनको तीर्थांकर भी बोलते हैं। टोटल इनकी काउंटिंग कितनी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है।
तो चलिए हमारा मॉन्यूमेंट्स वाला एरिया कवर हो गया है, हमारा क्लासिकल डांस वाला एरिया कवर हो चुका है, ठीक है। आपको अगर कभी भी डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा रिकॉल कीजिएगा और दोबारा देखिएगा, उससे आपको ये चीजें रिवाइज करने में और रिकॉल करने में और हेल्प मिलेगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग विद द टॉपिक फोक डांसेस इन इंडिया। अब देखिए, अगर इंडिया की ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये इस तरह से हमारा इंडिया है। यहाँ पर है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, क्लियर। ये रहा हमारा नॉर्थन एरिया, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये रहा हमारा सेंट्रल एरिया, ये हमारा वेस्टर्न एरिया, ये हमारा सदर्न एरिया, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा ईस्टर्न एरिया, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो जो हमारा ये फोक डांस है वो इस तरह से 5 रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला आएगा नॉर्दर्न एरिया में, फिर आएगा सेंट्रल एरिया, फिर वेस्टर्न एरिया, फिर ईस्टर्न एरिया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, और फिर ये सदर्न एरिया में आएगा, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम नॉर्दर्न एरिया तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से डांस है, हमारे पास है भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा एज दिस नाम सजेस्ट, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास पंजाब से, ठीक है। यहाँ इसकी कुछ फोटोज है, क्लियर। दूसरा है रॉफ, ये आता है हमारे पास जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से क्या रिलेटेड है, रॉफ। तीसरा है नाटी, जो कि है हिमाचल प्रदेश से। सिंस ये तीनों जो है नॉर्दर्न एरिया में प्रेजेंट है तो इसे हमने नॉर्थ इंडिया का फोक डांस बोल रखा है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न इंडिया का, हमारे पास है गरबा या डांडिया रास, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, जो गुजरात का एक फेमस फोक डांस है। फिर है हमारे पास घूमर, जो राजस्थान का है। फिर है लावनी, जो महाराष्ट्र का है। और ये जो प्रोमिनेंट फोक डांसेस हैं ये हमारे वेस्टर्न रीजन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल इंडिया के, तो उसमें क्या आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से है हमारे पास गौर मारिया, और मध्य प्रदेश से हमारे पास मटकी डांस, ठीक है। इसमें सिंपल क्या है, एक विमेन होती है जो अपने ऊपर काफी सारी मटकियां रखती हैं और वो डांस के रिचुअल को परफॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन से, ठीक है। वहां से हमारे पास आसाम से है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से है एक डांस, और त्रिपुरा से है एक डांस, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छऊ किस जगह का डांस है, ठीक है, प्रोमिनेंटली उसको झारखंड वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है। बट अगर ऑप्शन में झारखंड और 2-3 और अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे तो हम झारखंड को चूज करेंगे, या उड़ीसा के अलावा 2-3 और ऑप्शन दिए गए होंगे तो हम उड़ीसा को चूज करेंगे, या बंगाल के अलावा 2-3 और ऑप्शन दिए गए होंगे तो हम बंगाल को चूज करेंगे। प्रोमिनेंटली जो हमारा ये छऊ डांस है वो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, बट अगर ये तीनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो हम झारखंड को ही टिक करेंगे, क्लियर। फिर आसाम से क्या है हमारे पास बिहू, और त्रिपुरा से क्या है हमारे पास होजागिरी डांस, ठीक है। और एक और डांस होता है, एक और फेस्टिवल होता है, जैसे कि ये उसका होता है नागालैंड का, जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको एक और नाम बोला जाता है इस फेस्टिवल का, 100 ऑफ ड्रम फेस्टिवल। ये बहुत प्रोमिनेंट फेस्टिवल है, और जब भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो ये न्यूज की हेडलाइंस में भी काफी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साउथ इंडिया का, यक्षगरा कहाँ से है हमारे पास, कर्नाटका से। काराकट्टम है हमारे पास तमिलनाडु से। भीष्मा है हमारे पास आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखकर मुझे एक चीज याद आई कि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब बाइफरकेट हुआ था, बाइफरकेट मतलब कब सेपरेट हुआ था, वो ईयर बताओ मुझे, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारे पास फोक, हमारे पास हमने अभी जस्ट फोक डांस किए, फोक डांस कर लिया हमने, हमने क्लासिकल डांस कर लिया, और हमने कुछ हिस्टोरिकल साइट्स कर ली और उनके फाउंडर्स के बारे में भी देख लिया। अब हमारे सामने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्लेयर ने प्ले किए हैं उनका नाम देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम सितार। सितार हमारा कैसे एसोसिएटेड है, उसके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट जो लीडर हैं वो है हमारे पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, शहीद परवेज खान, और निखिल बनर्जी,
ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर ये जो मेन प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो आपके पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, मैंने उनके नाम यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, हम लोग पंडित रविशंकर जी को जानते हैं, उस्ताद विलायत खान को भी जानते हैं, बट शहीद परवेज खान और निखिल बनर्जी को हम जानते नहीं है, बट ये क्वेश्चन में आ रखे हैं आपके। क्लियर? नेक्स्ट है शहनाई। आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी वगैरह में भी पढ़ा होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये उसके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट पर्सन है जो शहनाई बजाते हैं। इनके अलावा कृष्णराम चौधरी भी है जो हमारी शहनाई बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास तबला। तबला के लिए हमारे पास सबसे ग्रेट एक्सपोनेंट लीडर हैं जो कि है जाकिर हुसैन। ये बताओ इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्लाह राखा और किशन महाराज। जाकिर हुसैन जी को हम सब जानते हैं, अब अल्लाह राखा और किशन महाराज जो हैं वो भी इस फील्ड में अपना प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब आए हमारे पास सरोद। सरोद एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसके मेन जो एक्सपोनेंट लीडर है वो है उस्ताद अमजद अली खान। अब ये क्या है, इनको तो हर कोई जानता है, बट इनके अलावा और कौन कौन से हमारे लीडर हैं वो की है अली अकबर खान और शरण रानी। ठीक है, ये दो और एक्सपोनेंट लीडर्स हैं जो पेपर में आए हैं आपके PYQs में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास संतूर, जिनके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट लीडर है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपूरी जी भी है। ठीक है, यहाँ पे सपूरी जी को याद करने में भी इजी रहेगा, 2 ओ आ रहे हैं, संतूर में भी 2 ओ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वायलिन। वायलिन को कौन प्ले करता है? लालगुड़ी जयराम जी, MS गोपाल कृष्णन और L सुब्रमण्यम। अब इसमें देखिए ये लालगुड़ी जो है वो मालगुड़ी जैसा साउंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मालगुड़ी के बदले आप लालगुड़ी समझ लीजिए, और लालगुड़ी जो है वो वायलिन से एसोसिएटेड है। ठीक है, बात रही फिर MS गोपाल कृष्ण, लालगुड़ी, गोपाल कृष्ण और सुब्रमण्यम, ये तीनों हमारे वायलिन से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीणा। अब कौन सी गॉडेस है जो वीणा बजाती है? हमारी कौन सी गॉडेस है जो वीणा बजाती है? हमारी है सरस्वती माता। ठीक है, वो वीणा बजाती है। तो वीणा का क्या है? जिया मोहद्दीन डागर और इमानी शंकर शास्त्री जी भी हैं हमारे वीणा के एक्सपोनेंट प्लेयर। क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली उसको फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल डांस हो गया हमारा, हमारा फोक डांस हो गया, हमने एमिनेंट म्यूजिक प्लेयर्स भी देख लिए जो इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने हिस्टोरिकल साइट्स देखी और देखा वो कौन कौन से जो रूलर्स थे उन्होंने ये साइट्स बनाई थी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देख ली है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें आइकॉनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखनी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बारे में देखना है। अगर साइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 7 to 8 साइट्स इंक्लूड की गई है। इन 7 to 8 साइट्स में आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बट ये जो भी चीजें मैंने लिखी है ये काफी बार रिपीटेडली पूछी गई है, तो इन्हीं से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसने बनाया है? कॉमेंट डाउन करिएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है a stunning white marble mollusk symbol of eternal love। ये क्यों बनाया गया था ये ताजमहल? इट इज बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है, क्यों बनाया था? क्योंकि उनकी जब वाइफ एक्सपायर हुई थी तो उन्होंने उसके इटर्नल लव को शो करने के लिए बनाया था ताजमहल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रेड फोर्ट। रेड फोर्ट एक ऐसा प्लेस है जहां से प्राइम मिनिस्टर हमें एड्रेस करते हैं। अब वो कब करते हैं? इंडिपेंडेंस डे पे करते हैं या रिपब्लिक डे पे करते हैं? ये बताइए, थोड़ा सा ग्रिल करिए माइंड में। रेड फोर्ट से हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कब एड्रेस करते हैं? तो रेड फोर्ट से जब हमें एड्रेस किया जाता है तो वो डे होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे। अब बताइए इसमें फ्लैग होस्ट होता है या उसको लोअर डाउन किया जाता है? ठीक है, रिपब्लिक डे में हमारा होता है वो
इंडिया गेट पे, जिसको अभी आज के टाइम पर राजपथ बोलते हैं, ठीक है, या कर्तव्य पथ भी बोलते हैं। तो रेड फोर्ट क्या हो गया, ये है हमारा दिल्ली में, और ये एक मैसिव स्टैंडस्टोन फोर्ट है, सीट ऑफ मुगल एम्पावर। मुगल पावर जब आई थी तब उसने रेड फोर्ट को एज अ सिंबल दिखाया था अपनी स्ट्रेंथ का। यहाँ पर जो ये मुगल पावर है उन्होंने इसको एक मैसिव स्टैंड स्टोन बनाया था, स्टैंड स्टोन फोर्ट बनाया था, जहां से वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट करते थे। एंड वो कहाँ पे सिचुएटेड था, दिल्ली में, ताकि सबको दिखा सके कि हमारी इतनी प्रोमिनेंट पावर है और हमारा इतना ज्यादा दबदबा है इस रीजन में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है, और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है, ब्लेंडिंग पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। कुतुब मीनार एक ऐसा हमारा मॉन्यूमेंट है जिसका हमारा बेसिक फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब अगर बात करें कुतुब मीनार की, तो ये दिल्ली में है, और ये क्या है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रिक मिनारेट है, ओल्डेस्ट ब्रिक मिनारेट, ठीक है। जिस जो किस चीज से ब्लेंड है, ये है ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। ये पर्शियन और इंडियन स्टाइल दोनों का ब्लेंड है, इसमें पर्शियन भी हमारी स्किल्स लगी है और इंडियन स्किल्स भी लगी है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, जब वो कंप्लीट हुआ था तो उसका जो बनाने वाला रूलर था उसने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, वो कौन सा है? आई वांट टू नो दिस आंसर। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास हेरिटेज साइट, जो कि है अजंता एलोरा केव्स। ये जो मैंने आपको 6-7 ये आपको यूनेस्को साइट्स और आइकॉनिक साइट्स बता रखी हैं, इनका प्लीज ये कहाँ लोकेटेड है, कौन बनाया इसको और क्यों बनाया, ये सब आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, अजंता एलोरा केव्स, महाराष्ट्र में है ये। एक एंशियंट रॉक कट है, बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन केव मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे उनके वाइब्रेंट म्यूरल्स को दिखाया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यह है हमारी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हम्पी। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये क्या है, इट इज रूइंस ऑफ विजयनगरा एम्पायर नोन फॉर टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट। जो विजयनगरा एम्पायर था, वहां पर वहां के जो रूइंस थे, रूइंस मतलब उसके अवशेष, ये लिखा नहीं जा रहा इसमें, जो उसके अवशेष थे, वो विजयनगरा एम्पायर के जो अवशेष थे वो हम्पी में फाउंड हुए हैं, ठीक है। इट इज द क्लासिक सिंबल ऑफ टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स, ये टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स का क्लासिक सिंबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ से है, कोणार्क, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में, और ये कोलोसल चैरियट शेप का टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है सन गॉड को, सूर्य देव को ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है, और इसका मेन रोल क्या है ये बता रहा है, ये चैरियट शेप का है, ठीक है, और ये क्या है, उड़ीसा में प्रेजेंट है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास महाबलीपुरम, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आज तमिलनाडु की हमने काफी चीजें पढ़ ली है, कुछ डांस फॉर्म में थी हमारी, कुछ फोक डांसेस में थी, कुछ हमारी हिस्टोरिकल साइट्स में भी थी, ठीक है, उसको रिकॉल करते रहिएगा। यहाँ क्या है हमारा महाबलीपुरम, जो कि है तमिलनाडु में। ये एक रॉक का टेम्पल है एंड रिलीफ शो केसिंग द्रविडियन आर्किटेक्चर। अब देखिए, ये है हमारा इंडिया, इधर साइड पर हमारी दूसरी आर्किटेक्चर है, इधर साइड पर हमारी दूसरी आर्किटेक्चर है। यहाँ पर है हमारी नागरा आर्किटेक्चर, यहाँ है हमारी द्रविडियन आर्किटेक्चर, ठीक। तो ये जो महाबलीपुरम है जो सदर्न साइड पर है, वो द्रविडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये कौन सा टेम्पल है, ये रॉक कट टेम्पल है, मतलब ये हमारी लैंड है, इसके ऊपर एक रॉक होगा, उस रॉक को कट करके हमने यहाँ पर एक टेम्पल बना रखा है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हमारे सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा में लोकेटेड है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सबसे पहले हमारी साइट थी जो कि है ताज महल, ठीक है। और ये किसने बनाया था, ये बनाया था शाह जहां ने। क्यों बनाया था, टू शो हिज इटर्नल लव टुवर्ड हिज बिलेटेड वाइफ, अपनी वाइफ के टुवर्ड उन्हें अपना लव शो करना था, तो उन्होंने ताजमहल बनाया था। और अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ताजमहल को जब बिल्ड किया गया था तो कौन से रूलर ने इनका हाथ काट दिया था मजदूरों का, जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, ताकि ऐसा सेम मॉन्यूमेंट दोबारा हिस्ट्री में रिपीट ना हो पाए।
तो वो शाहजहां ही थे, उन्होंने ही हाथ कटवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। इस सेम क्वेश्चन का आंसर मैं अभी प्रीवियसली दे चुकी हूँ। ठीक है, कमेंट डाउन करिए। नेक्स्ट, अजंता पेंटिंग आर रिलेटेड टू। अजंता पेंटिंग किस चीज से रिलेटेड है? फिर नेक्स्ट हमारे पास लिंगराजा टेम्पल इज बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ। जो लिंगराजा टेम्पल है वो कौन से रूलर के टाइम में बना था, और ये कब बनाया गया था? ये मिडिवल पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, क्या नेक्स्ट है Adipudekku festival is celebrated in which state? And the last is Pongal is a harvest festival of which state? ये आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने लिया है 2022 से 23 का और 24 का। ठीक है, सेम जो आर्ट एंड हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसमें से मैंने ये आरएमएस से और सैनिक स्कूल के जो पेपर थे आपके प्रीवियस वाले, वहां से मैंने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। इनको नोट डाउन करिए, इनका आंसर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अवर नेक्स्ट क्लास मैं इनका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर आपको इस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट उससे पहले हम एक बार इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि जो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। क्लियर? इसको मैं एक बार बिठा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा क्लासिकल डांस को। क्लासिकल डांस में भी हमने क्या देखा? क्लासिकल डांस में भी हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कथकली, मोहिनी यट्टम। ये कहाँ से एसोसिएटेड है? ये दोनों एसोसिएटेड है फ्रॉम केरला, केरला से। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सतरिया। ये कहाँ से एसोसिएटेड है? ये है एसोसिएटेड हमारा आसाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ से एसोसिएटेड है? ये है हमारा मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भरत नाट्यम। ये कहाँ से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है हमारा तमिलनाडु से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब क्या है हमारे पास बचा? कथक। कथक कहाँ से एसोसिएटेड है? ये है यूपी से। अब क्या बचा हमारे पास? उड़ीसी। ये हमारा कहाँ से एसोसिएटेड है? उड़ीसा से। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा कुचिपुड़ी, जो कहाँ से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डांस के फॉर्म्स। क्लियर? अब करते हैं थोड़ा सा यूनेस्को हेरिटेज साइट को रिकॉल। इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार। ठीक है, अब आता है हमारे पास हिस्टोरिकल साइट्स को रिकॉल। हमारी कौन सी यूनेस्को साइट्स थी? हमारी है सन टेम्पल, जिसको बोलते हैं क्लियरली कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, ताजमहल, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट हमारी यूनेस्को साइट्स हैं और हमारे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। अगर बात करें कोणार्क सन टेम्पल पे,
कि कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है और किसने बनाया है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल, कहाँ लोकेटेड है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है, ठीक है, टू शो इटर्नल लव टुवर्ड हिज बिलेटेड वाइफ। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट, कहाँ लोकेटेड है, किसने बनाया है और क्यों बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुतुब मीनार, ये बनाया किसने है, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, या मतलब इसकी फाउंडेशन किस तरह की थी, फाउंडेशन रखने वाला हमारा कोई और रूलर था और फिनिश करने वाला हमारा कोई और रूलर था, जो कि था इल्तुतमिश, ठीक है। और फाउंडेशन रखने वाला था हमारा कुतुब उद दीन ऐबक, ठीक है। कितने पिलर्स है इसमें वो भी मेंशन करिएगा, और ये जो कुतुब मीनार था इसका सिग्निफिकेंस क्या था। नेक्स्ट है हमारा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया था और किसने बनाया था, और ये सबसे पहले क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था डोमिनेंस ऑफ मुगल एम्परर, डोमिनेंस ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिकॉल करिएगा, जो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर के वो सारे क्वेश्चन है जो अभी हमने लेक्चर में देखे थे, और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो भी 6-7 मैंने आपको बताई है, उसको रिकॉल करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता पेंटिंग, लिंगराज टेम्पल, और अगर बात करें एक और छोटे सेक्शन की जो कि था रिलीजन का हमारा सेक्शन, रिलीजन वाला अगर टॉपिक देखें कि इंडिया में टोटल कितने रिलीजन हैं, ठीक है, बेसिकली हमारे पास 6 रिलीजन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सिखिज्म एंड अदर। अदर के अंदर हमारे पास पारसी और जोइड्स भी आते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले रिलीजन में हमारा हाईएस्ट जो पॉपुलेशन कवर है वो कंट्रोल करता है हिंदुइज्म, अप्रोक्सीमेटली 79% है हमारा, ठीक है। परसेंटेज मैंने अभी तक नहीं देखी पेपर में आई हुई, बट अगर पूछा जाए कि कौन सा जो रिलीजन है वो मैक्सिमम हमारा पॉपुलेशन कवर करता है, तो इस बेसिस में हमारा सबसे पहले हो जाएगा हिंदुइज्म, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इस्लाम, फिर हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, फिर जैनिज्म, फिर सिखिज्म एंड लेटर ऑन द अदर्स। अदर्स के अंदर बहुत सारी चीजें भी आती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 4 थिंग्स, इसमें मेनली पारसीज और जोइड्स को इंक्लूड किया गया है, क्लियर। ठीक है, अब आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर पूछिएगा, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट फॉर दिस। बट अगर बात की जाए आर्ट एंड कल्चर की, तो इस टॉपिक में आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है उसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। इन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, इन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम ड्रिल अप कीजिए, फिंगर टिप्स पे क्लासिकल डांस, फोक डांस, और आपके ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे जो प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पंडित रविशंकर कहाँ से एसोसिएटेड है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ से एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, रिकॉल करते रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड आई होप आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रहेगी थ्रू आउट दिस जर्नी। एंड टू गेट मोर डिटेल अबाउट अवर चैनल, subscribe our telegram channel Commanders Academy. Thank you.
कस्टमाइज चैनल बताना शायद, हाँ वहां से नहीं दिख रहा था मुझे। कम्युनिटी तो नहीं था कहीं, कम्युनिटी कुछ। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? तो कल के टॉपिक जो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, आज उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं यहाँ कुछ सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे इस आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि आर्टिकल है क्या और ये कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर्टिकल ए, एन और द। ये 3 टाइप के प्रोमिनेंट आर्टिकल्स हैं जो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। अगर बात करूं ए और एन की, तो ये दोनों जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, और बात करूं द की, तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल जो हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द बॉय। यहाँ बॉय में जो द लगा है वो इस बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर बॉय को इंडिकेट करते हुए बात कर रही हूँ कि उस लड़के ने मेरी पेन ली है। ठीक है, द बॉय हैज टेकन माई पेन। ठीक है, दिस मीन्स कि यहाँ एक बॉय खड़ा है, मैंने बोला कि द बॉय हैज टेकन माई पेन, मतलब इस लड़के ने मेरी पेन ली है। और अगर मैं बोलूँ अ बॉय हैज टेकन माई पेन, मतलब मेरी पेन तो किसी लड़के ने ही ली है, बट किसने ली है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये जो द है इट इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए और एन क्या हो गया हमारे पास, ये हमें हेल्प करेगा कुछ सेट ऑफ चीजों को समझने में, जैसे कि अ बॉय, अ ग्रुप, ठीक है, एन अम्ब्रेला। क्लियर? तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो हम आर्टिकल वाले टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो वो हमारे चैनल में कमांडर्स डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगा आपको। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको देखिए जरा और ये ट्राई करिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तब तक मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 रीड करूंगी आपके सामने। नंबर 1, मरीना डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। जॉन is dash honest person. He married dash European girl. They are going to dash metro station. Rakesh is excellent science teacher. We studied about Roman Empire in school. अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आपको आर्टिकल का यूज करना है, और कहाँ कहाँ यूज करना है वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मरीना डिस्कस्ड डैश मैटर सीरियसली। तो यहाँ जो मरीना है वो फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी से कोई बात डिस्कस कर रही है। ठीक है, और जो वो बात डिस्कस कर रही है वो अभी उनकी मदर को पता नहीं है। तो मरीना डिस्कस्ड अ मैटर सीरियसली, मरीना ने एक बात डिस्कस की जो जिसका मैटर क्या था, बहुत सीरियस था। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास, जॉन इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। हमने प्रीवियस क्लास में भी यही देखा था कि जो ऑनेस्ट शब्द है उसमें एच हमारा साइलेंट हो जाता है, तो जब इसको प्रोनाउंस करते हैं
तो ये बनता है ऑनेस्ट। क्या बनता है ये? ऑनेस्ट। और जब किसी भी शब्द का स्टार्टिंग वाला वर्ड हमें अ आ इ ई से लेकर अंग अह तक का साउंड देता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आर्टिकल एन लेता है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? जॉन इज एन ऑनेस्ट पर्सन। जॉन एक ईमानदार इंसान है। आए समझ में? ऊपर के दोनों सेंटेंस में कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट वी हैव ही मैरिड डैश यूरोपियन गर्ल। ये बिल्कुल वैसी ही सेंटेंस है जैसा अभी हमने सेकंड वाला देखा था। यहाँ पर क्या है? यूरोपियन में जो हमारा साउंड हो रहा है कैसा हो रहा है? वो यूरोपियन, ये हो रहा है यू से स्टार्ट। ठीक है, तो कोई भी वर्ड अगर य का साउंड दे रहा हो, चाहे वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है, उसके आगे हम आ लगाएंगे। दैट मीन्स ही मैरिड अ यूरोपियन गर्ल। उसने एक यूरोपियन लड़की से शादी की है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। वो एक मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब वो मेट्रो स्टेशन क्या है? दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। अब देखिए, मैं जा रही हूँ स्कूल, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल। आप जाएंगे प्लेग्राउंड में, यू आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। आप एक स्पेसिफिक जगह की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया द मेट्रो स्टेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। राकेश कैसा टीचर है साइंस का? बहुत एक्सीलेंट टीचर है। ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। अब एक्सीलेंट में क्या लगा है? यहाँ पर वोवल है ई, तो ये हो जाएगा राकेश इज एन एक्सीलेंट टीचर। आए समझ में? नेक्स्ट वी हैव वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन एम्पायर इन स्कूल। हमने स्कूल में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अब रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो काफी वास्ट लेवल में स्प्रेड था, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड था। बट जब भी हम ऐसे एम्पायर की बात करते हैं, जैसे कि विजयनगर एम्पायर हो गया या मौर्यन एम्पायर हो गया, तो हम उसके आगे लगाते हैं द। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वी स्टडीड द रोमन एम्पायर। आया समझ में? द क्यों आया है? क्योंकि ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एम्पायर को। यहाँ पे कौन से एम्पायर की बात की जा रही है? रोमन एम्पायर की। हम यहाँ पर रोमन एम्पायर को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने इस रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है। इतने में कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस। कैन यू प्लीज गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट बाय 2 कार्टन ऑफ मिल्क। क्या आप उस ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे और वहां से 2 कार्टन ऑफ मिल्क लेके आओगे? 2 कार्टन क्या है? ये मिल्क की क्वांटिटी है। फॉरेन कंट्रीज में मिल्क लीटर्स में नहीं रखते हैं, उनको कार्टन में रखते हैं। ठीक है, एक इस टाइप की बॉटल होती है व्हाइट कलर की, जो आपने देखी भी होगी, उसमें ये मिल्क को रखा जाता है। अब यहाँ बोला गया है कि आप ग्रोसरी स्टोर जाओगे और वहां से कौन से ग्रोसरी स्टोर जाना है? जो कि 5th स्ट्रीट पर है, और वहां से हमें 2 कार्टन ऑफ मिल्क लेके आना है। ठीक है, अब कौन से ग्रोसरी स्टोर में जाना है? टू द ग्रोसरी स्टोर जो कि 5th स्ट्रीट पर है। हमें उस ग्रोसरी स्टोर पे जाना है जो कि 5th स्ट्रीट पर है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग, हिज कैट इज डैश मोर लॉयल टू द टू। अब बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग, उसकी कैट और डॉग में से जो कैट है वो मोर लॉयल है उन दोनों में से। मतलब इन दोनों में से, अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में से कैट और डॉग में से हमारी जो कैट है वो ज्यादा लॉयल है। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। हिज कैट इज, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मोर लॉयल टू द वन। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगेगा? देखिए, मोर है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। और हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप सोच भी रहे हो कि द मोर लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये द लगता है वो हमारा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ।
ठीक है। अगर द मोस्ट होता, द मोस्ट ऑफ ऑल होता, तब हमारे पास यहाँ पे द आर्टिकल आता। सिंस यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं यहाँ पर जिसमें आर्टिकल भी है और नो आर्टिकल भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा इनको। नेक्स्ट, डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ बोला है डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब जब मैं किसी भी लैंग्वेज को के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो लैंग्वेज हमारी इंटरनेशनली बोली जा रही है, जैसे कि फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, ठीक है, इन लैंग्वेजेस के आगे हमारे पास आर्टिकल द नहीं लगता है। आए समझ में? अगर मैं बोलूं द इंग्लिश लिटरेचर, इसके आगे द हमारा लगेगा, बट अगर हम बात करेंगे इंग्लिश का एज अ लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज के आगे हमारे पास द आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ डैश स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब टू सीलिंग टू द केव। जो स्कॉटलैंड का किंग था, उसने क्या देखा? उसने देखा एक स्पाइडर है जो केव की सीलिंग पे क्लाइंब करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, वो देखा स्कॉटलैंड के किंग ने। ठीक है, किंग कौन सा है? स्कॉटलैंड का है। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर, उन्होंने एक स्पाइडर देखा, विच इज ट्राइंग टू क्लाइंब टू द सीलिंग, वो सीलिंग में क्लाइंब करने का ट्राई कर रहा था। ये है हमारी सीलिंग, ये हमारी केव, ये है हमारी सीलिंग, उस पे क्लाइंब करने का ट्राई कर रहा है हमारा ये स्पाइडर। आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास, आई हैव मेट डैश बॉय हु लिव्स इन लंदन। मैं उस लड़के से मिला जो लंदन में रहता है। अब किस लड़के से मिला मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली होगा अ बॉय। अगर मैंने यहाँ लिखा होता कि आई हैव मेट डैश इंडियन टू लिव हु लिव इन लंदन, अगर मैंने यहाँ इंडियन ऐड किया होता तो यहाँ पे हो जाता आई हैव मेट द इंडियन बॉय, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस लड़के से मिला मैं, वो इंडियन लड़का था। ठीक है, सिंस यहाँ पर हमें कोई रेस नहीं बताई गई है, ना कोई और फीचर दिया गया है लड़के का, तो हम सिंपली यहाँ पर अ बॉय लिखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास, बास्केट्स मेड बाय डैश नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड सोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। अब कुछ बास्केट्स है जो नागा वुमेन्स बना रही है। नागा वुमेन कहाँ की है? वो इम्फाल की वुमेन्स है। ठीक है, इम्फाल की ट्राइबल वुमेन्स है वो कुछ बास्केट्स बना रही हैं, और वो जो बास्केट्स हैं वो बहुत सुंदर है, और ये सोल्ड की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना है। तो क्या हो गया? बास्केट्स मेड बाय द नागा वुमेन। अगर यहाँ पे खाली वुमेन होता तो हम वुमेन ही लिखते, कोई आर्टिकल नहीं लगता, बट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया हमें कि हमें नागा वुमेन्स की बात करनी है, तो हमारा लग गया बास्केट मेड बाय द नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में उसको बेचा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, द ज्यूरी विल होल्ड डैश इमरजेंसी मीटिंग हाफ आवर बिफोर अनाउंसिंग इट्स डिसीजन। ज्यूरी एक इमरजेंसी मीटिंग हेल्ड करेगी बिफोर अनाउंसिंग देयर डिसीजन। अपना डिसीजन को अनाउंस करने से पहले वो ज्यूरी है एक मीटिंग होल्ड करेगी। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ ज्यूरी में क्यों द लगाया? क्यों? क्योंकि जो ज्यूरी में कुछ सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, अगर किसी केस को ओपन किया गया है तो उसकी जो सुनवाई होगी वो सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ मेंबर्स के बीच में ही होगी, इसलिए हमने ज्यूरी के आगे द लगाया है। ठीक है, द ज्यूरी विल होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्बल लग रखा है, मीटिंग हाफ, अब यहाँ क्या होगा? एन आवर बिफोर अनाउंसिंग इट्स डिसीजन। डिसीजन अनाउंस करने के आधे घंटे पहले ज्यूरी एक मीटिंग को अनाउंस करेगी। अब यहाँ पे मैंने आवर के सामने एन क्यों लगाया, जबकि ये आवर में HOUR लिखा है, स्टार्ट तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो मैंने इसमें एन क्यों लगाया? देखिए, कल की क्लास में ही बताया था मैंने कि जो आवर में एच जो होता है वो साइलेंट होता है,
ऑनेस्ट में भी हमारा एच हमारा साइलेंट होता है, ऑनर में भी हमारा एच साइलेंट होता है। हम इसको आवर, ऑनेस्ट और ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ओ, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एन लगाया है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज डैश फ्यू ग्रोसरीज एंड डैश किलोग्राम ऑफ एप्पल बिफोर रिटर्निंग होम। अब देखिए, वो मार्केट गई, उसने वहां से कुछ ग्रोसरीज ली और कुछ केजी एप्पल्स लिए घर आने से पहले। अब यहाँ क्या हो गया, शी वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू ग्रोसरीज, उसने कुछ ग्रोसरीज खरीदी, एंड अ किलोग्राम ऑफ एप्पल बिफोर रिटर्निंग होम, घर आने से पहले उसने 1 किलो एप्पल भी खरीदा। क्लियर, आए समझ में। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस। देखिए, अगर बात की जाए फ्यू की, तो ये होता है नेगेटिव में, जब हमारे पास कुछ भी चीज प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ना के बराबर हो कोई भी चीज प्रेजेंट। ऑफ फ्यू होता है कुछ बट थोड़ा सा पॉजिटिव में, ये हो गया पॉजिटिव में। और द फ्यू होता है जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज एज अ होल, तो ये भी आता है हमारा पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या था, वो मार्केट गई, उन्होंने वहां से ग्रोसरीज परचेज की, तो उन्होंने कुछ तो खरीदा होगा, भले एक भिंडी खरीदी होगी, तो उसके लिए हमारे पास आ गया अ फ्यू, ठीक है। अगर सेंटेंस ये होता कि वो मार्केट गई और उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला, तब हमारा खाली फ्यू होता। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज अनयूजुअल प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट शुड फाइट आउट। ये एक बहुत अनयूजुअल प्रॉब्लम है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को फाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल देने वाली है, ठीक है। अब क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है अनयूजुअल से, ठीक है, तो इसका कौन सा आर्टिकल लगेगा, वी विल यूज दिस इज एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि ये वर्णमाला में अ आ से लेकर अंग आह के बीच में साउंड कर रहा है, ठीक है, अनयूजुअल प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मिस्टर शर्मा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, या द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, थोड़ा सोचो। देखिए, वर्ड है यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ तो क्या आएगा, यूनी, कैसे साउंड हो रहा है, ये य से साउंड हो रहा है। और जस्ट इसकी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज वोवल वर्ड्स में इंस्टेड ऑफ बीइंग वोवल वो य से साउंड हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा कहाँ गए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। अब बात हो रही है कैमल्स की। कैमल के पास एक ऐसी फीचर है, स्पेसिफिकेशन है कि वो डिजर्ट में काफी लंबी डिस्टेंस जो है वो बिना पानी के इनटेक के भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बात हुई, यहाँ पे है डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। यहाँ क्या हो गया, अ कैमल कैन गो, एक ऊंट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। अब देखो, अलॉन्ग वगैरह वगैरह कुछ मत डालना, सिंपल सा क्या है, अ कैमल कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। यहाँ क्रॉस का मतलब है हमारा नो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो डैश वे टू डैश रेलवे स्टेशन। क्या आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता पता है, पता है तो इनको भी बताइएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, डू यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता पता है, यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया मैंने, रेलवे स्टेशन। आए समझ में। अगर यहाँ पे सिंपली होता, अगर हमारे पास स्टेशन होता, अब स्टेशन कौन सा हो गया, या स्टेशनरी वाला हो गया, या रेलवे हो गया, तब हम लगा सकते थे अ। लेटर ऑन इट डिपेंड्स की सेंटेंस क्या पूछा गया है, बट यहाँ पूछा गया है डैश रेलवे स्टेशन, कौन सा है, रेलवे स्टेशन, तो ये होगा हमारे पास द रेलवे स्टेशन। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारे पास कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमारे पास एक बहुत प्रोमिनेंट सेंटेंस भी आता है कि यार वो तो हमारे स्कूल का विराट कोहली है। कैसे? जैसे अंकित इज डैश विराट कोहली ऑफ स्कूल। यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैं बोल रही हूँ अरे यार अंकित जो है ना वो हमारे स्कूल का विराट कोहली है, मतलब वो इतना अच्छा खेलता है, ऐसा लगता है कि वो विराट कोहली ही खेल रहा है सामने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने अंकित को विराट कोहली से कंपेयर किया। ठीक है, जब मैं किसी पर्सन को किसी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करूंगी मैं, आर्टिकल द यूज करूंगी। तो यहाँ क्या हो गया, अंकित इज द विराट कोहली ऑफ स्कूल। ठीक है, वही सेम अगर कालिदास को देखा जाए तो हम कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कालिदास जो है ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के शेक्सपियर है। ठीक है, आए समझ में? जब हम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जैसे ये नॉर्मल हो गया अंकित, कालिदास तो फिलहाल नॉर्मल नहीं है, बट जिनको हम इनसे कंपेयर कर रहे हैं वो काफी बड़ी चीज है। तो यहाँ हमने कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया से जब कंपेयर किया तो बोला गया कि वो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। क्लियर? नेक्स्ट है डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वही सेम चीज जो इसके प्रीवियस वाले सेंटेंस में हुई थी। यहाँ क्या बोला है, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगी, अब मैं यहाँ अकश्मीर बोलूंगी नहीं, अब मैं सिंपल बोलूंगी कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया से कंपेयर किया है। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड टाउन। भगवान ने कंट्री बनाई और मैन ने, मतलब हमने क्या बनाया, हमने बनाया टाउन। ठीक है, तो भगवान ने क्या बनाया, गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने कंट्री बनाई, एंड मैन मेड द टाउन, इंसान ने टाउन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। ये जो टीचर्स है इस स्कूल के वो बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है। अब देखिए मैं सारे स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ द टीचर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के टीचर बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल के अगर टीचर्स बहुत लिबरल है और बहुत इंटेलिजेंट है तो हम यूज करेंगे द टीचर ऑफ आवर स्कूल आर वेरी लिबरल एंड आर वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि हर जगह पे सबका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया द टीचर ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास शी इज डैश ऑनर टू हर प्रोफेशन। शी इज डैश ऑनर टू हर प्रोफेशन। ऑनर क्या होगा, हमारा एच साइलेंट होगा, पढ़ेंगे उसको ऑनर। शी इज एन ऑनर टू बी हर प्रोफेशन, उसको बहुत खुशी हो रही है कि वो इस प्रोफेशन में है। नेक्स्ट है हमारे पास आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। क्या आप वो रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं आज के नहीं कर रहे हैं? यहाँ ये मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या आप कर रहे हो अटेंड? अगर आप कर रहे हो तो बताओ। तो क्या हो गया, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। क्योंकि हम जो दोनों हैं, मैं और आप, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करनी है किसी चीज की तो वो एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे जिसको आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो यहाँ ये जो दो लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं कि आप इस रिसेप्शन को आज अटेंड करोगे। तो जो दोनों को बुलाया गया है वो सेम रिसेप्शन में बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स। वो अपनी छुट्टियां मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन्स में स्पेंड करते हैं। यूजुअली मतलब दे आर गोइंग देयर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये नहीं कि आजकल, बट मान के चलो साल में 3-4 बार तो वो जाते ही हैं माउंटेन्स पर। तो क्या बोला है, दे आर यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स। आया समझ में? नेक्स्ट है माई डैश डॉक्टर हिज नेम इज बी शाह। अब देखिए यहाँ पे रखा है प्रोफेशन। ठीक है,
डैश हिज नेम इज बीबी शाह, माई डैश डॉक्टर हिज नेम इज बीबी शाह। अब देखिए, अगर मैं इसमें ए लगाऊंगी, एन लगाऊं, माई एंड डॉक्टर, माई द डॉक्टर, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या होगा? माई डॉक्टर हिज नेम इज बीबी शाह, मेरे जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? बीबी शाह। ठीक है, यहाँ कुछ ए एंड द नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है? इजी लैंग्वेज है। अब यहाँ जो ब्लैंक लगा है उसके बाद हमारे पास क्या है? वर्ड इजी। क्या है? इजी। अब ये क्या है? ये है हमारा वर्बल, तो ये हो गया फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, अभी इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जहां पर इंग्लिश के पहले ब्लैंक दिया गया था कि उसमें आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है। अब देखिए, यहाँ फ्रेंच क्या है? उसको हमने लैंग्वेज बोल रखा है, तो लैंग्वेज के आगे हमारे पास आर्टिकल द नहीं लगता है। आया समझ में? ये यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डैश ऑनेस्टी इज डैश वर्च्यू वैल्यूड बाय मैनी। जो ऑनेस्टी है उसको कई लोग वैल्यू करते हैं। ठीक है, सेंटेंस का ये मतलब है। तो कैसी ऑनेस्टी को? जो ऑनेस्टी लोगों को वैल्यू करवाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑनेस्टी में एच को साइलेंट बना देंगे, क्या होगा? ये ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी इज द वर्च्यू वैल्यूड बाय मैनी। ऑनेस्टी को हर कोई वैल्यू करता है। क्लियर? नेक्स्ट है डैश फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर डैश इंग्लिश स्पीकर्स। अब देखिए, यहाँ फ्रेंच को क्या बोला गया है? इतना देखिए पहले, यहाँ इतने में क्या बोला है? फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज। तो यहाँ फ्रेंच को क्या बोला गया? यहाँ फ्रेंच को लैंग्वेज से कंपेयर किया गया है, तो इसका आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज देख रहे हैं। तो फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर द इंग्लिश स्पीकर। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? इंग्लिश स्पीकर्स की बात हो रही है। तो फ्रेंच लैंग्वेज किसको लर्न करना है? वो लर्न करना है इंग्लिश स्पीकर्स को। और यहाँ कौन से स्पीकर्स हैं? जिनको इंग्लिश बोलना है। आया समझ में? यहाँ ये हम इंग्लिश अगर है और इंग्लिश मैन है, इसके आगे अगर मुझे आर्टिकल लगाना है तो इंग्लिश मैन के आगे द इंग्लिश मैन लगेगा। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई होप इतना आपको क्लियर है और समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश मैन इज डैश वंडरफुल एनिमल अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो मैन है वो काफी वंडरफुल एनिमल है। अब एनिमल क्यों बोल रहे हैं? ह्यूमन बींग क्यों बोल रहे हैं? हम एक फॉर्म ऑफ क्रिएचर ही है, तो उसको हम चाहे ह्यूमन बींग मानो या चाहे एनिमल मानो। ठीक है, तो क्या बोला है? अ मैन। अब यहाँ किसकी बात की गई है? यहाँ की गई है मैन की बात। तो क्या है? अ मैन इज अ वंडरफुल एनिमल। एक आदमी जो है वो बहुत वंडरफुल एनिमल है अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स। कुछ फिलोसफर बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग है, एक आदमी है, वो काफी वंडरफुल पर्सन है। ठीक है, शी हैज अ मास्टर्स डिग्री इन डैश साइकोलॉजी नॉट इन इंजीनियरिंग। अब देखिए, साइकोलॉजी बोला है और इंजीनियरिंग बोला है। ठीक है, जब अगर बात की जाए डिग्री की, जैसे कि वहां पे लिखा मास्टर्स, मास्टर्स, ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया अ मास्टर डिग्री। अगर एमबीए बोलूं मैं तो इसका पहला वर्ड कैसा हो रहा है? एम। ठीक है, और ये किस किस के बीच में आ रहा है? अ आ से लेकर अंग अह के बीच में आ रहा है। ए जो है वो अंग अह के बीच में आता है। ये ए कौन सा है? ऐनक वाला ए है, चश्मे वाला। ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ लगेगा एन एमबीए डिग्री। तो मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो आर्टिकल है ए, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोला है इन साइकोलॉजी एंड नॉट इन इंजीनियरिंग। तो उसके पास मास्टर्स डिग्री है किसमें? साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग डिग्री में नहीं है। तो इन दोनों के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आया समझ में? एंड इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता है और अ साइकोलॉजी कुछ नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास द डैश अमेजोन रिवर इज डैश सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन डैश वर्ल्ड। कौन से रिवर की बात की जा रही है हमारे पास? हमारे पास अमेजोन रिवर की बात की जा रही है।
तो ये है द अमेजोन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब इस वाले में अगर इसको फिर से देखा जाए, इस वाले को फिर से देखें, द अमेजोन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ द 3 बार आया है, अब द क्यों आया है देखते हैं। पहला वाला है द अमेजोन रिवर, अब यहाँ किस रिवर की बात हो रही है, अमेजोन रिवर की। अगर यहाँ अमेजोन नहीं होता, खाली रिवर होता, तब क्या होता है, और रिवर लिखते या नहीं भी लिखते, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। नेक्स्ट है इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। अब क्या है, लॉन्गेस्ट आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। सेकंड आ गया हमारा ऑर्डिनल, आए समझ में। कल ही की क्लास से पढ़ा था कि अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है और हमारे पास ऑर्डिनल है तो उसके आगे हमारे पास आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो क्या है, द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। फिर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है हमारी अमेजोन रिवर। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज डैश हायर टू डैश वास्ट फॉर्च्यून। ही इज डैश हायर टू डैश वास्ट फॉर्च्यून। ही इज एन हायर टू द वास्ट फॉर्च्यून। अब देखिए, जो फॉर्च्यून है वो क्या होता है, फॉर्च्यून मीन्स काफी ज्यादा, उसके बाद एसेट है, ठीक है। कितना है, वास्ट है, ठीक है। कम नहीं है, मीडियम नहीं है, वास्ट है। वास्ट कौन सी डिग्री होगी हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। मतलब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है। द वास्ट और हायर क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। तो वो उत्तराधिकारी है उस वास्ट फॉर्च्यून का जो उसको मिली है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट अ फ्रेंड नॉट फॉर डैश अपॉइंटमेंट। हम हॉस्पिटल गए थे अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, ना कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, वी वेंट टू द हॉस्पिटल, हम एक हॉस्पिटल में गए हैं, टू विजिट अ फ्रेंड, हम जिस हॉस्पिटल में गए हैं उस हॉस्पिटल में हमें अपने फ्रेंड से विजिट करनी है, नॉट फॉर द अपॉइंटमेंट। हम वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए नहीं गए, हमें अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, हमें लाइन में नहीं लगना है, हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हमें खाली अपने फ्रेंड से मिलना है जो वहां पे हॉस्पिटल में है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आई हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू मीट डैश रिनाउंड साइंटिस्ट लास्ट नाइट। अब क्या है, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस रिनाउंड साइंटिस्ट से मिलूं, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिली, पिछली रात को। मतलब मुझे कल एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं इंडिया के सबसे रिनाउंड साइंटिस्ट से मिलूं, ठीक है। अब क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, हमें एन अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, टू मीट द रिनाउंड साइंटिस्ट लास्ट नाइट। अब अगर कोई नॉर्मल साइंटिस्ट होता तो मिलते अपॉर्चुनिटी टू मीट अ साइंटिस्ट, अगर रिनाउंड यहाँ पे नहीं लिखा होता तो क्या होता, वो सिंपली अ साइंटिस्ट हो जाता। बट यहाँ पे रिनाउंड मेंशन कर रखा है, हमें हमें बोल रखा है कि हमने जिस साइंटिस्ट से हम मिले वो काफी पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे, तो क्या होगा, तो हमारे पास आर्टिकल द आएगा। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास वी सॉ डैश टाइगर इन जू बट डैश टाइगर वॉज हाइडिंग। हमने जिस टाइगर को जू में देखा वो जो टाइगर था वो छुप रहा था। अब पता नहीं ऐसा कौन सा टाइगर था, तो वी सॉ अ टाइगर, हमने टाइगर को देखा, इन द जू, कहाँ देखा, जू में। जब लोकेशन स्पेसिफाई हो जा रही है तो हम उसके आगे आर्टिकल द लगा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा देखा, जू में। अगर मैं नॉर्मली बोलती इन द रोड, अगर मैं नॉर्मली बोलती इन पार्क, ठीक है, तो पार्क कोई सा भी हो सकता है, बच्चों वाला, ठीक है, कोई बड़ों वाला, या कोई नॉर्मल पार्क ऐसे ही जिसमें नॉर्मल खाली वॉक के लिए जा रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ पे जू उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमने एक टाइगर को देखा जो जू में था, बट अब क्या था, टाइगर वॉज हाइडिंग। अब जिस टाइगर को हमने देखा, यहाँ क्या था, यहाँ हमने सिंपली उस टाइगर को देखा, ठीक है। जैसे कि यू सॉ अ पेन, आपने ये पेन देखा, ठीक है। द पेन विच आई एम होल्डिंग इज नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। जिस पेन को मैंने होल्ड किया है अब उससे मैं आंसर लिखूंगी, तो यहाँ क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया द, ठीक है। सिंपली क्या है, सबसे पहले मैंने उस टाइगर को देखा, जू में देखा, उसके बाद फिर हमने देखा वो टाइगर हमसे छुप रहा था। आए समझ में। पहले हमने उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा टाइगर,
उसके बाद देखा कि वही टाइगर अब छुप रहा है। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या लगता है? द यूनाइटेड स्टेट लगता है, ठीक है, इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। ये सारी चीजें जो भी आज पढ़ रही हूँ मैं, ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये सब हमने कल के लेक्चर में कर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास माई सन इज डैश एप्पल ऑफ माई आई। अब एप्पल ऑफ माई आई क्या होता है? ये हमारा एक इडियम है, ठीक है। ये क्या बोलता है? एप्पल ऑफ एन आई मतलब आंख का तारा। आंख का तारा किसे बोलते हैं? जो बहुत डियर हो, जैसे कि हम सब होते हैं अपने पेरेंट्स के। जैसे यू आर एन आई, यू आर एन एप्पल ऑफ आई फॉर योर पेरेंट्स, आई एम एन एप्पल ऑफ माई आई फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के लिए आंखों का तारा हूँ, आप अपने पेरेंट्स के लिए आंखों का तारा हो, ठीक। तो यहाँ क्या है? यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बोल रहा है कि माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, इज एन एप्पल ऑफ माई आई। मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आंखों में तारे हैं, ठीक है। सिंपली ये एक इडियम है। इडियम में इसका मतलब होता है वेरी डियर, मतलब बहुत प्यारा, जिसको हम सीने से लगा के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश पिकासो डैश फेमस आर्टिस्ट पेंटेड द डैश गुरेना। अब किसने किया था? द पिकासो is a famous artist painted the गुरेना। तथा पिकासो एक फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने पेंट किया था गुरेना। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास दे लिव नियर डैश ब्यूटीफुल लेक एंड डैश नॉर्थ। वो एक ब्यूटीफुल लेक के नियर में रहते हैं, और वो लेक कहाँ पर है? वो लेक है नॉर्थ में। कहाँ है? इन द नॉर्थ। डायरेक्शन बता दिया हमको, स्पेसिफाई कर दिया। वो ब्यूटीफुल लेक कहाँ है? वो है हमारी नॉर्थ में, ठीक है, क्लियर। अब क्या है? दे लिव नियर अ ब्यूटीफुल लेक। वो एक ब्यूटीफुल लेक के नियर रहते हैं, और वो जो लेक कहाँ है? इट इज नियर इन नॉर्थ, वो नॉर्थ में है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लीज पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ सेट ऑफ पीपल जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रखा है मेरा सॉल्ट का बॉक्स। मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इस तरफ आप बैठे हो, ठीक है। मैंने आपसे बोला प्लीज पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। अब यहाँ पे किस सॉल्ट की बात की जा रही है? यहाँ पर इस सॉल्ट की बात की जाती है कि प्लीज मुझे ये सॉल्ट प्रोवाइड करो, मुझे किचन से कोई सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला सॉल्ट दो। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ वो सॉल्ट ये है। तो क्या हो गया? प्लीज पास मी द सॉल्ट प्लीज। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग इज डैश गुड हैबिट फॉर डैश ह्यूमैनिटी। रीडिंग एक कैसी हैबिट है? एक गुड हैबिट है फॉर ह्यूमैनिटी। अब इसको पढ़ के क्या लग रहा है? रीडिंग इज अ गुड हैबिट फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मैनकाइंड। अगर हमें इवॉल्व होना है, अपने आप को स्किल बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है, तो हमें गुड हैबिट क्या है हमारी? रीडिंग। रीडिंग को परस्यू करना पड़ेगा टू बी अ ह्यूमन पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डैश फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट बट वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट डैश लॉ। इस सेंटेंस में हमें ये बता रहा है कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बट लॉ को रिस्पेक्ट करना भी हमारी उतनी ही नेसेसिटी है। अगर हम लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसी और के फ्रीडम को वायलेट करते हैं। तो क्या हो गया? फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, जो फ्रीडम है वो इंपॉर्टेंट है, बट द लॉ मस्ट ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। लॉ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। है समझ में? नेक्स्ट है शी इज करेंटली परसुइंग डैश MBA एंड होप्स टू वर्क फॉर US बेस्ड कंपनी। अभी वो क्या कर रही है? वो परस्यू कर रही है MBA। अब क्या है ये है MBA। अगर इसको हिंदी में लिखे तो ये होता है M, ठीक है। अब ये किसके बीच में आ रहा है? ये आ से लेकर अंग आ के बीच में आ रहा है, तो क्या होगा? इसके आगे लगेगा हमारा एन MBA। क्लियर? शी इज करेंटली परसुइंग एन MBA एंड होप्स टू वर्क फॉर द US बेस्ड कंपनी। और यह कंपनी स्पेसिफाई कर दी
द यूएस बेस्ड। ठीक है, क्लियर? अगर यूएस बेस्ड नहीं लिखा होता तो फॉर अ कंपनी आता, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट है, दे विजिटेड डैश लेक विक्टोरिया ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू डैश अफ्रीका। अब वो लोग गए थे लेक विक्टोरिया घूमने के लिए। ठीक है, अब लेक विक्टोरिया क्या है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि लेक विक्टोरिया एक हमारी लेक है, तो दे विजिटेड द लेक विक्टोरिया, वो लेक विक्टोरिया में गए ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द अमेरिका। अफ्रीका में जो उनका ट्रिप हुआ था कमेंस, उसमें जब वो गए थे लेक विक्टोरिया को विजिट करने, तब वो लेक विक्टोरिया में विजिट करके उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है वहां पर। ठीक है, आया? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनके बेसिस पे अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट डाउन में पूछिए, मैं इसको अभी थोड़ा सा और ग्लिम्स करके बताती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, बात करें ए एंड और दा की। सबसे पहले दा कहाँ लग रहा था, सुपरलेटिव डिग्री में लग रहा था। क्लियर? दूसरा ऑर्डिनल्स के आगे लग रहा था। ठीक है, ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट लोवेस्ट, हाईएस्ट हो गया लोवेस्ट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया, और कहाँ द नहीं लग रहा था, लैंग्वेज के आगे हमारा द आर्टिकल नहीं लगा था। जिस भी चीज को हमें स्पेसिफाई करना है उसके आगे हम द यूज कर रहे थे। आए समझ में? और अगर बात करें ए और एन की, ये दोनों इंडेफिनिट है, एन लगता है वोवल्स के आगे, बट वोवल्स में भी वो वोवल्स जो और आ से लेकर अंग आह तक के बीच में साउंड करते हैं, जिनका फर्स्ट वर्ड ऐसे साउंड करता है। अदरवाइज हमारा जो यूनिकॉर्न है उसके आगे भी हम एन यूज करते हैं, बट हमारे यूनिकॉर्न में जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है य से, तो उसके बदले हम एन के बदले अ आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कमांडर्स एकेडमी, और पढ़ते रहिए। हम रोज नई एक सीरीज लेके आएंगे आपके सामने। अभी हम लोगों ने एमसीक्यूज का मैराथन स्टार्ट किया है, एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी।